नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे गौरव कोचिंग सेंटर में। आज कुछ बोलेंगे नहीं। वैसे तो आज 13 मई 2020 है और बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कल इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज हमारे देश को मिला हुआ है। 20 लाख करोड़ रुपए का माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया हुआ है। तो बहुत सारे बातों को उन्होंने बताया भी। खैर, मैं उधर नहीं चलूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलूँगा, इसलिए क्योंकि आज मेरा विचार है कि कम से कम 2 विधि से जल्दी जल्दी बताते। तो आज प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले उसी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। उसके बाद लुप्तीकरण विधि से तो हल किए ही थे। तुलनात्मक विधि हमारा होगा तीसरा नंबर, और चौथे नंबर पे होगा ब्रजगुणन, और 5वें नंबर पे होगा अनुपात निर्णय। तो ब्रजगुणन के लिए हम कल फिर से या कल या परसों फिर से लाइव आएंगे। फिलहाल हम लोग 2 विधियों से इसको हल कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को आप लोग को याद होगा कि इसी क्वेश्चन को मैं लुप्तीकरण विधि से हल करा चुका हूँ, और एक बार फिर से इसी प्रश्न को यानी इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि को। प्रतिस्थापन विधि में हमारे ख्याल से इसमें कोई चेंजिंग किया नहीं जाता है। कैसा भी क्वेश्चन रहे, हाँ, बस उसको समीकरण के रूप में ला देना होता है। और जब समीकरण आ जाए, समीकरण निकल जाए, जैसे कि अब ये पूर्णतः समीकरण के रूप में है, तो इसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं किया जाएगा। लेकिन वही अगर मान लीजिए 5y इधर आता, ये 10 मान ली 10 जो है वो इधर आता, ठीक है, तो उसमें कुछ परिवर्तन करना होता। अब सबसे पहले इसको इस समीकरण के रूप में इस तरह से करना होता, तब उसके बाद से हम उसको हल कर पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से जो क्वेश्चन बना चुके हैं उसी क्वेश्चन को। इसलिए बना रहे हैं इसी क्वेश्चन को ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें का आंसर और इसमें का आंसर मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि हम पहले ही दिन बताए थे या आज भी बता रहे हैं कि 5 विधि में कोई भी विधि से आप हल करें, आंसर जो एक से आया हुआ है, मतलब कोई एक विधि से आया हुआ है, वही आंसर, उस क्वेश्चन का वही आंसर किसी भी विधि से बनाए, 5 में किसी भी विधि से बनाएंगे, आंसर आपका वही आएगा, सेम टू सेम। इसलिए मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या वो आंसर एक जैसा आ रहा है कि नहीं। अगर आंसर मिलाना होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो आपको देखना ही होगा, ठीक है, जो इससे पहले बनाए थे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे हल में। तो 2x - 5y = 10, ये हमारा पहला समीकरण हुआ, लिख भी देंगे फर्स्ट इक्वेशन। एंड 3x + 2y = 8, ये हुआ सेकंड इक्वेशन यानी दूसरा समीकरण। अब इसमें करना क्या है कि समीकरण 2 को हल करके 1 में मान रखेंगे, या समीकरण 1 को हल करके 2 में मान रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि इसी विधि को कहते हैं कि यानी कि यहाँ पे समीकरण, मान लीजिए कि समीकरण 1 से हम समीकरण 1 को थोड़ा बहुत, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल करके जो x का मान आएगा उस मान को हमें समीकरण 2 में रखना होगा। यदि समीकरण हम 2 से चलते हैं तो इस समीकरण 2 के जो मान आएगा उसको हमें इसमें रखना होगा, समीकरण 1 में। तो आइए सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x - 5y = 10, जिसमें हमें x का मान निकालना होगा, y का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम बता चुके हैं पहले ही कि कुछ ऐसा करते चले जो हमारे लिए क्वेश्चन आसान बनी रहे, जिसको हम भूल ना पाए। आप देखे होंगे कि बाकी सब क्वेश्चन में भी हम वैसे ही बनाए हैं, एकदम इजी मेथड होता है, जो यही सब इसी को कहते हैं इजी मेथड। तो मैं चाहूँगा कि ओनली x का मान निकाला जाए,
क्योंकि वाई का मान निकाल सकते हैं, निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग को दिक्कत होगा कि यहाँ पे कभी माइनस आएगा कभी प्लस आएगा। जो निम्न स्तर के बच्चे होते हैं उनको समझने में बहुत समय लग जाएगा, उनसे जल्दी बनेगा नहीं। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि हम क्वेश्चन को इजी से इजी करके बताएं, ताकि निम्न स्तर यानी जो सबसे लोअर माने क्लास में सबसे लोअर स्थान पर है वो भी समझ जाए क्वेश्चन, और समझ करके इसको अच्छा से बना दे फिर से एक बार, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देते हैं उस क्वेश्चन को भी बनाकर रिप्लाई करें। मेरा यही सोच रहता है, संभवतः सबका यही सोच रहता है, लेकिन फिर भी मेरा तरीका जो होता है मतलब हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा कर दें ताकि बच्चा आसानी से समझ जा सके। कुछ लोग ऐसे करते भी हैं, आप लोग देखे भी होंगे, या जो बच्चे इस समय हमको देख रहे होंगे वो बच्चे भी कहीं अदर जगह पढ़े होंगे, तो मिलाएंगे भी कि यहाँ पे बहुत से लोग वाई का मान सीधे निकालना शुरू कर देता है। वाई का मान निकाल करके फिर उसके बाद से समीकरण 1 में या 2 में रखना पड़ता है उन लोगों को भी। तो वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि कभी एक्स का मान निकाल लेते हैं कभी वाई का मान। जैसे प्लस में होता है तो यहाँ पर टीचर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, मतलब हम भी देखे हैं, हम भी खुद पढ़े हैं, हम भी देखे हैं। तो यहाँ पे अगर प्लस में होता है तो वाई का मान निकालना शुरू कर देते हैं, वाई का मान निकाल करके आगे बढ़ते हैं और वाई के इस मान को समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होता है तो आसानी से निकाल लेते हैं, इसीलिए वाई का मान निकाले। यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, इसलिए यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे। तो ये दोनों चेंजिंग हो सकता है कि वो बच्चे को याद नहीं रहे कि प्लस में रहेगा तो वाई का मान निकलेगा, माइनस में रहेगा तो वाई का मान नहीं निकालेंगे। हो सकता है कि बच्चों को याद नहीं है ना रहे, इसलिए मेरा यही सोच रहता है कि ओनली एक्स वाला का मान निकालते चले। चाहे हमको इससे मतलब नहीं है कि प्लस में है कि माइनस में है, हमको केवल इससे मतलब है, यानी एक्स वाले चर राशि से। इसलिए हम सबसे पहले x को निकलवाते हैं और x को निकलवाने के बाद जो भी परिस्थिति होती है उसको अपनाते हैं। तो देखिए जैसे 2x है तो 2x अब यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, बिकॉज 5 को हमें उधर भेजना है, तो 5 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में होगा। लेकिन बराबर के पास क्या है तो 10 है, तो सबसे पहले 10 को रखेंगे, अब उसके बाद से y को लिखेंगे तो y इधर 5y जो है इधर आएगा तो प्लस में हो गया। चिन्ह जो है बदलता है, बराबर के इधर उधर जाता है तो ठीक है। तो ये 2x का मान इतना निकला है, हमें निकालना है सिर्फ 1x का। तो x बराबर 10 प्लस 5y। अब आपको पता होगा, पता ही भी थे, 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। इसका मतलब कि 2 जो है मल्टीप्लाई यानी गुणा में है, तो इधर आएगा तो फिर किस में होगा, भाग में होगा, यानी कि यहाँ पे बटा में आ जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं, तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 1 से लिए हैं, समीकरण 1 से हल करना शुरू किए हैं तो हमें 2 में रखना होगा। अगर 2 से शुरू किए होते तो समीकरण 1 में रखना होता है। ठीक है, तो वही लिखे है कि x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो देखेंगे समीकरण 2 क्या है। तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, यही समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 में हमें x का मान रखना होगा, x के जगह पे रखेंगे तो x और 3 यानी x का गुणांक जो है 3 है, यानी 3 जो है गुणा में है तो 3 रहेगा ही गुणा में ऐसे। लेकिन x का मान रखेंगे, x का मान आया कितना है तो 10 प्लस 5y बाई 2, यानी 10 जोड़ 5y बटा 2। इस मान को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस
5y/2। फिर ये प्लस है तो प्लस में रखेंगे, 2y है तो 2y रखेंगे, उसके बाद बराबर है तो बराबर, और 8 है तो 8 रख दिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन है, तो बटा में सबसे पहले 1 डाल देंगे, क्योंकि नीचे में नीचे से, ऊपर में ऊपर से आसानी से गुणा कर सके। तो आपको पता होनी चाहिए कि 3 से केवल 10 में नहीं गुणा होगा, बल्कि ये पूरा एक पद है, ये पूरा, अभी नहीं कि ये भी एक पद है तो 2 पद इसको बोलेंगे इतना ही को, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही पद है। लेकिन गुणा करेंगे तो पूरे इसमें मतलब इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे 3 में 10 से गुणा करेंगे तो 30, अब प्लस 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15y, और बटा में नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा। फिर प्लस 2y, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का फ्रैक्शन है, यानी बटा का जोड़ करना होगा। तो अब उसके बाद से बराबर के बाद 8 है तो 8 रख देंगे। 2 1 का लघुत्तम होता कितना है? तो 2 1 का लघुत्तम 2 होगा, यानी 2 का पढ़ा 2 हम एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, अर्थात इसके ऊपर वाला में 1 से गुणा करेंगे। तो जब 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 30 जोड़ 15y। और फिर ये प्लस है तो इस प्लस को मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद 1 के पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, अर्थात इस 2 से इसके ऊपर वाला में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4y बराबर इधर 8 है तो 8 रख दिए। उसके बाद से 30 जोड़ यहाँ पे ये 15 जो है 15y, और ये 4y दोनों प्लस में है, इसका मतलब जुटेगा, प्लस में ही रहेगा। तो 15y और फिर 4y कितना हो जाएगा? 19y, और बटा में नीचे है 2 = 8 हो गया। उसके बाद से यहाँ पे भी इसके बटा में 1 डाल देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी तिरछा तिरछी जिसको गुणा कहते हैं, तिरछा तिरछी गुणा वो कर देते हैं। तो आप पाएंगे जब 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 30 जोड़ 19y बराबर 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16। एक स्टेप यहाँ पे शॉर्टकट में हम लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं कि 1 से इन दोनों में गुणा होगा, फिर यहाँ पे 2 × 8 लिखे होते हैं इक्वल के बाद, लेकिन हम डायरेक्ट गुणा करके यहाँ पर रख दिए हैं। हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको एक ही बार में ना हल कर लेनी है वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे y का मान चूंकि हमको निकालना होगा, y चर है तो y का मान निकालना होगा, इसलिए इस 30 को हम इधर भेजेंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 30। तो इधर 19y बच जाएगा, इधर 16 और घटा हो जाएगा 30। ओके, ये 30 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में होगा। उसके बाद 19y बराबर 19y बराबर, अब मान लीजिए 16 से 30 घटाना है, नहीं हो जाएगा तो उल्टा घटाना पड़ेगा, यानी उल्टा अंतर हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी बताए थे कि 16 जो है इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, और 30 जो है वो है माइनस में, यानी दोनों अलग अलग चिन्ह में है, इसलिए दोनों में अंतर को देखेंगे कि अब माइनस वाला अधिक है कि प्लस वाला। तो यहाँ पर देखेंगे कि माइनस वाला जो है अधिक है, तो माइनस वाला जब अधिक होगा तो यहाँ पर चिन्ह जो होगा वो माइनस में होगा। उसके बाद दोनों में अंतर देखना है, यानी उल्टा घटाएंगे विपरीत, तो 10 से 6 जाएगा तो बचेगा 4। उसके बाद यहाँ पर बचा 2, क्योंकि कैरी दिए थे ना, एक हाथ से दिए थे तो तब जाकर यहाँ पे 10 हुआ, तो यहाँ पर 2 हुआ, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। ये हो गया -14, अर्थात y बराबर यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए y बराबर -14/19। ये y का इसमें भी मान आया वही -14/19। तो माइनस आप देखे होंगे बहुत सारा ऐड होता है यहाँ पे, तो माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे या फिर यहाँ पे रहे, फ्रैक्शन जो चिन्ह है
उसके सामने रहे या नीचे वाला हर जो है उसमें वो माइनस में रहे चाहे ऊपर वाला माइनस में रहे, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, याद रखेंगे इसको भी। तो यहाँ पर देखेंगे y इक्वल टू माइनस 14/19, y का मान आया, लिखेंगे y के इस मान को समीकरण, शॉर्टकट में हम समीकरण लिखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर y के इस मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। याद रहे समीकरण 1 से शुरू किए थे चलना, जिसमें आया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में जो मान आया उस मान को रखे थे समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 से जो मान आया उस मान को रखेंगे समीकरण 3 में। एक का काम यहीं तक था, समीकरण 3 तक पहुंचने के लिए। समीकरण 3 तक पहुंच गए, उसके बाद जो भी कार्य होगा समीकरण 2 से और समीकरण 3 से होगा, याद रहे। तो y का जो मान आया है उस y के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 जो है देख लेंगे कहाँ पे है, यानी x इक्वल टू 10 प्लस 5y/2, ये समीकरण 3 है। और समीकरण 3 में हमें y की जगह पर -14/19 रखना होगा, अर्थात x बराबर 10 प्लस 5, यहाँ पर इंटू है तो इंटू दे देंगे और y का मान रखेंगे -14/19 और नीचे है 2 तो 2 को रख देंगे। x इक्वल टू 10 तो रहेगा ही, कितने लोग क्या करते हैं 10 को 10 प्लस 5 को ऐड कर लेते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले बुनमास का नियम जो होता है उसमें मतलब इस राशि को देखते हुए सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, उसके बाद ऐड का काम होगा, उसके बाद माइनस का। तो सबसे पहले ये प्लस है, यहाँ पर देखिए प्लस में है और ये माइनस में है। सबसे पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों में एक फ्रैक्शन में है यानी कि बट्टा में है और एक बटा में नहीं है, तो इसके बटा में भी हम क्या करेंगे 1 डालेंगे आसानी से हल करने के लिए। अब ऊपर में ऊपर से नीचे से गुणा करेंगे तो पहले देखेंगे कि चिन्ह क्या है, तो ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होगा जो कि हम यहाँ पर दे दिए हैं। अब 14 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70 यानी 70, और 19 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19 ही। उसके बाद बटा में नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ये बटा में है और ये 10 जो है बटा में नहीं है, बटा में इसके 1 डाल देंगे, दोनों बटा में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। अब यहाँ पर फ्रैक्शन सबट्रैक्ट यानी कि घटाव करना पड़ेगा बटा का, यानी x इक्वल टू बटा में 2 तो रहेगा ही और 19 और 1 का लघुत्तम जो होगा वो 19 हो जाएगा। यहाँ पर 19 में 10 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 190 और यहाँ पे 70 का 70 ही रहेगा। आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर 10 और 19 में गुणा क्यों किए, बटा का घटाव है, ठीक है। यहाँ पे देखना होता है कि दोनों का लघुत्तम क्या है, तो दोनों का लघुत्तम हम निकाले हैं 19 आया है और 19 का मतलब 1 से 1 का पढ़ा हम कितना बार पढ़े हैं कि 19 आए, यानी 19 बार पढ़ना पड़ेगा, 19 तक मैंने पढ़ना पड़ेगा। तो 19 तक पढ़ने का मतलब हो गया कि अब इसके ऊपर वाला में 19 से गुणा करेंगे, फिर ये इस 19 का पढ़ा हम कितना बार पढ़े कि 19 आए तो 1 बार, तो इसके ऊपर वाला में 1 से गुणा करना होगा। तो इसमें जब 19 से गुणा करेंगे तो 19 में 10 से गुणा करेंगे तो 190 होगा और घटाव है तो घटाव रहेगा ही। आप 70 में 1 से गुणा करेंगे तो 70 होगा, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू नीचे 2 है तो 2 रहेगा ही, ऊपर कर लेते हैं घटाव, तो 0 से 0 गया 0, 9 से 7 2 और 1 से कुछ नहीं गया तो 1 ही रहेगा, बटा में नीचे 19 है तो 19 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये बटा में है और ये बटा में नहीं है, इसके बटा में क्या करेंगे 1 डाल देंगे, डालने के बाद x इक्वल टू हो जाएगा, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे यानी 120/19। अब जब ऊपर ले जाते हैं तो ये गुणा में हो जाता है, यानी कि 1 जो है ऊपर चला जाएगा और 2 जो है नीचे आ जाएगा। इसमें फ्रैक्शन में चेंजिंग होता है
क्योंकि चिन्ह भी बदल रहे हैं। यहाँ पे भाग था ना, दोनों में से भाग था, तो दोनों को भाग था, तो यहाँ पे गुणा में लिखे। इसका मतलब कि नीचे वाला जो भी मान होगा उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा। यहाँ पे बदल गया, ये हो गया 1/2। इससे कटा लेंगे, कटेगा 60 में शायद। तो x इक्वल टू 60 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, और बटा में 19 होगा। आप लोग देखे होंगे उसमें भी y का मान -14/19 आया होगा, और 60/19 इसमें भी आया है। और मैंने दोनों मान को मिला लेंगे, वो जो पहला वाला विधि था लुप्तीकरण विधि, उस विधि से भी हम लोग हल किए थे इसी क्वेश्चन को, तो उसमें भी सेम टू सेम यही आंसर आया हुआ था, और इसमें भी यही आंसर आया। तो आप इस तरह से किसी भी विधि से किसी एक क्वेश्चन को हल करेंगे, सबका मान एक ही आएगा, सबका आंसर एक ही आएगा, एक ही तरह से आता है। इसीलिए 5 मेथड बनाया गया है दो चरवाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः x बराबर 60/19 और y बराबर -14/19, ये हो गया आंसर। बस इतना ही। उसके बाद से देखेंगे अगला विधि लुप्तीकरण, तो देख लिए है, प्रतिस्थापन भी देख लिए, अब देखेंगे तुलनात्मक विधि। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट कर लीजिए।